57,000 करोड़ का डेप्ट, हजारों होम बायर्स स्टक हो गए और अब यहाँ पर बिलियनियर्स की एंट्री होती है। ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रक्शन का एक केस है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार अग्रवाल और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। जेपी एसोसिएट्स इसका नाम था, फुल नेम था जयप्रकाश एसोसिएट्स। एक टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ये किंग थे। इसके ओनर जयप्रकाश कौर, उनका विज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, एग्जीक्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एक्सप्रेसवे, सीमेंट्स, पावर प्लांट सब कुछ था इनके पास। 2005 से 2012 के बीच में कंपनी फुल एक्सपेंशन मोड पे थी। लोन लेके काफ़ी प्रोजेक्ट्स में जेपी ग्रुप काम कर रही थी और सबको लगा कि ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है और काफ़ी इन्वेस्टर ने इस पे पैसा इन्वेस्ट किया था। फिर क्या हुआ, डेप्ट बढ़ते गया, प्रोजेक्ट डिले होते गए, इंटरेस्ट पे करना पड़ा और इन्वेस्टर भी काफ़ी पैनिक हो गए। बैलेंस शीट पे ग्रोथ तो जरूर थी लेकिन कैश फ्लो नहीं था और कंपनी का डेप्ट पहुंच गया 55,000 से लेके 60,000 करोड़ के आसपास। इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया था कि कंपनी को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। वो हार्डली सर्वाइव कर पा रहे थे। प्रॉफिट बनाना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। हजारों होम बायर जिन्होंने सपना देखा था और जेपी ग्रुप पे ट्रस्ट किया था, वो लीगल बैटल पे पहुंच गए थे और कंपनी को भी काफ़ी इश्यूज हो रहे थे। इसके चलते शेयर होल्डर भी काफ़ी पैनिक हो चुके थे। डेप्ट रीपे करने के लिए कंपनी को अपना सीमेंट का बिजनेस अल्ट्राटेक को बेचना पड़ा और पावर का बिजनेस भी वो पार्सली किसी किसी को सोल्ड कर चुके थे। और अब बात आ रही है अडानी ग्रुप की। सुनने में ये आ रहा है कि अडानी ग्रुप जेपी एसोसिएट्स को टेक ओवर करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कम्प्लीटली ग्रीन सिग्नल दिया है। अडानी ग्रुप और वेदांता ग्रुप दोनों ने ही बिड किया था और अडानी ग्रुप ने डबल बिड किया था। आई थिंक अडानी ग्रुप ने 15,000 करोड़ का बिड किया था और वेदांता ने 7,000 करोड़ का। तो डेफिनेटली ये जो असेट्स जाते हैं वो अडानी ग्रुप को ही जाते हैं, क्योंकि कंपनी में काफ़ी असेट्स अभी भी थे। तो अडानी ग्रुप ने इसी के लिए इस पर इंटरेस्ट लिया और ये केस अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। ये कम्प्लीटली ओके नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कह दिया है, अडानी को दे दिया है सब चीज़ें, बट वेदांता अभी भी इससे एग्री नहीं करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट पे इसके अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब जो प्रॉब्लम्स हुए इस सब बीच में, इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसका हुआ? शेयर होल्डर का। चलो, जिसने पैसे दिए थे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हेल्प कर रही है और पैसे रिकवरी करने के लिए मदद भी कर रही है, लेकिन शेयर होल्डर्स का क्या? जिसने जेपी एसोसिएट्स का शेयर लिया था वो शेयर होल्डर क्या पाएंगे? ऐसे केस में जब एनसीएलटी पे केस चला जाता है तो मोस्टली शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता है, या फिर जो मिलता है वो नथिंग के बराबर होता है। जेपी एसोसिएट जैसे शेयर में मैंने सुना है बहुत सारे लोगों ने स्विंग ट्रेड किया है। बहुत सारे लोगों ने 7 रुपये में खरीद के 15 पे बेचा, किसी ने 15 में लेके 25 में बेचा। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वो शेयर आज 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। उसका रीज़न यही था, फंडामेंटली शेयर काफ़ी वीक था और ऐसे शेयर में ही लोग ट्रैप हो जाते हैं, फिर शेयर मार्केट को जुआ समझ के एग्जिट कर जाते हैं। तो कभी भी किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ज़रूर ये सब चीज़ें चेक करें कि वो शेयर लेने लायक है या नहीं है। सिर्फ नॉइस या न्यूज़ पे ना जाएं, अपने फ्रेंड सर्कल या किसी रिलेटिव के बोलने पे इन्वेस्टमेंट ना करें। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर कीजिए और उनके गाइडेंस में ट्रेड कीजिए या इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए मैं आपको कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल दिखाता हूँ कि ऐसा कंपनी में क्या प्रॉब्लम हुआ था। क्या इस चीज़ को हम पहले से ही फंडामेंटल और टेक्निकल से कैच कर सकते थे कि कंपनी में ऐसा प्रॉब्लम्स है और आगे कंपनी नहीं चलेगी? और इस फंडामेंटल और टेक्निकल के बाद मैं आपको मेरा कंक्लूजन दूंगा कि अभी क्या करना चाहिए इस शेयर में, इसे खरीदना चाहिए या बेच देना चाहिए। जयप्रकाश एसोसिएट्स, इसका मार्केट कैप सिर्फ 600 करोड़ का रह गया है अप्रॉक्सीमेटली। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हम देखते हैं अभी आगे, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अभी भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि बुक वैल्यू माइनस पे चले गई है लोन की वजह से। एंड करेंटली ये 2.42 पे ट्रेड कर रहा है। ये 9 अप्रैल आज का डेट है। प्राइस की बात करें तो इसका हाईएस्ट था अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़ के आसपास शेयर का प्राइस था एंड अभी 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं पहले हम। अगर 2014 से यहाँ डेटा अवेलेबल है, एक मिनट स्टैंड अलोन पे देखते हैं कि हमें पुराना मिलेगा। नहीं, यहाँ पर 2014 से डेटा अवेलेबल है। यहाँ से आप देखेंगे कंटिन्यूसली सेल्स गिरती गई है, कंपनी को कंटिन्यूसली लॉस हुआ है। इस चीज़ से एक चीज़ साफ समझ में आ रहा है कि कंपनी में प्रॉब्लम चालू हो चुकी थी। अगर किसी इन्वेस्टर ने लिया भी होगा, हम यहाँ 2014 से पैटर्न देखते हैं, 2014 से ये चीज़ चालू हुआ था। उसके बाद अगर किसी ने यहाँ इस रेंज में अगर किसी ने शेयर को लिया है पिछले 10 साल में, तो उसे फंडामेंटली कि मेरे हिसाब से समझ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सब इश्यू होने के बाद अगर कोई शेयर लेता है
तो मतलब वो अपने पैसे बर्बाद ही कर रहा है। बैलेंस शीट की बात करते हैं, यहाँ पर कंपनी के पास पैसा था लगभग 10,000 करोड़ का, सन 2014 की बात है। उसके बाद से ये गिरते गया, कंटिन्यूसली गिरते गया, एंड कंपनी की बोरोइंग्स भी बढ़ते गई। फिर उसके बाद बोरोइंग्स कम हुई धीरे धीरे। कैसे कम हुई? कंपनी ने अपने बहुत सारे असेट्स को बेचा। आप यहाँ देख सकते हैं 45,000 करोड़ का पहले असेट्स हुआ करता था। या कंपनी ने अपने काफ़ी एसेट्स को बेचा है। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में आप देख सकते हैं, जो अल्ट्राटेक का उनका बिजनेस था उसको सोल्ड आउट किया, और पावर को भी पार्सली बेचा, और अभी बाकी जो बचे हुए एसेट्स हैं वो भी अभी बिकने वाले हैं अडानी ग्रुप को। तो ये बैलेंस शीट देख के भी समझ में आता है कि किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि ये चीज़ें सही है कि नहीं है। एक बेसिक स्टडी से ही सब चीज़ें पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम था ही। प्रोमोटर की होल्डिंग अभी भी 30% है। DIs की होल्डिंग भी यहाँ पर है। अगर DIs की होल्डिंग देखेंगे तो 7% की होल्डिंग है। हो सकता है उन्होंने एक लोन पास किया होगा किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, इसी के लिए उनकी होल्डिंग 7.71% है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनका इन्वेस्टमेंट है, ये अगेंस्ट लोन भी हो सकता है। अब मैं आपको JP एसोसिएट्स का टेक्निकल दिखाता हूँ, वीकली पे दिखाता हूँ, ताकि हम पिछले टेक्निकल मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल है, 2004 से अवेलेबल है, बट फंडामेंटली पिछले 10 साल का ही था। टेक्निकल लगभग आप देखेंगे तो 22 साल का अवेलेबल है, 2004 से अगर आप लेते हैं 26 तक। तो एक टाइम पे ये जो शेयर था उस टाइम पे 300 रुपये का ट्रेड करता था, ये 2008 की बात है। उसके बाद भी आई थिंक काफ़ी अच्छा था। फिर कोविड के टाइम पे इसने बॉटम बनाया था, 1 रुपीज़ का लगभग ये शेयर हो गया था, और अभी 2.42 का है। एक पंप यहाँ पर आया था जो कि 25 रुपये का था, और इसी बीच लोगों ने बहुत स्विंग किया था और वो बहुत खुश हो रहे थे कि यहाँ पर हमने पैसा कमाया है एक छोटे शेयर पे। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं जब लोअर सर्किट लगना चालू हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जिट होने का भी मौका नहीं मिला बहुत बार। ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होता है वीक शेयर में पैसे लगा के। ये एक कंप्लीटली डाउनफॉल चालू हो चुका था। मैं एक एरो बना देता हूँ, साफ समझ में आ रहा था शेयर में कि एक डाउनफॉल चालू हो चुका है। इस डाउनफॉल से समझ में आता है, टेक्निकल से भी आप देखेंगे तो, कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम था ही। अगर आप फंडामेंटल भी नहीं देखना चाहते टेक्निकल, तो उससे भी चीज़ें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम था ही। ये सब टेक्निकल और फंडामेंटल देखने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई थी। अगर हम लोग डीपली फंडामेंटल को चेक करते तो हमें पहले से ही सिग्नल मिल जाता कि कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम है और हम लॉस से बच सकते थे। एंड में मैं आपको मेरा कंक्लूजन देता हूँ, ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आप क्या करना चाहते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए। ऐसे सब छोटे शेयर्स में इन्वेस्टर ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि ये सस्ता शेयर है 5-10 रुपये का, और इसको लेके मैं मल्टीबैगर शेयर खो सकता हूँ। बट ऐसा नहीं होता है। शेयर के प्राइस से ये डिसाइड नहीं होता है कि शेयर अच्छा है या बुरा है। शेयर के फंडामेंटल से डिसाइड होता है कि कंपनी सस्ती है या महंगी है। और JP एसोसिएट के केस में कम्प्लीटली फंडामेंटल से समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ था ही। अगर आपने अच्छे से फंडामेंटल को स्टडी किया होता तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होती कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए, JP एसोसिएट जैसे शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑलरेडी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा वाइप अप हो चुकी है। करंटली ये लगभग 2 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस केस में आपको होल्ड करना चाहिए, शायद इससे कुछ वैल्यू मिल जाए आपको, या फिर थोड़ा कुछ पंप आ सकता है ऊपर। बट अगर आप नया एंट्री बनाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से तो डेफिनेटली नो है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या सोचते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए। अगर मैं आपकी जगह में होता तो मैं क्या करता, मैं वही डिसीजन आपको बता रहा हूँ। मैं इस पर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करता, और अगर मैं इसे होल्ड कर रहा होता तो थोड़े दिन के लिए वेट करता और इसे एक राइस पे एग्जिट करता। वैसा आपका इस शेयर के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी और शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।